Hello, this is me, Manisha. Today I will explain the topic Parliament. इंडियन लेजिस्लेचर, यूनियन लेवल पे वी हैव पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में हमारे पास है लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. यूनियन लेवल वी हैव लोकसभा एंड राज्यसभा. स्टेट लेवल पे कुछ स्टेट्स में यूनिकैमरल है और 6 स्टेट्स में बाईकैमरलिज्म है. यूनिकैमरल में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और बाईकैमरलिज्म में यह लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है. पार्लियामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 79 से लेके 122 तक मेंशन है और ये पार्ट 5th में है. एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ये हमने यूके से लिया है. और बाई कैमरल हाउस है बिकॉज 2 हाउसेज है तो बाई कैमरल है. और आर्टिकल 79 सेज द कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस बट ही इज़ द इंटीग्रल पार्ट. और लोकसभा को हम बोल रहे हैं हाउस ऑफ द पीपल एंड राज्यसभा इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स. राज्यसभा आर्टिकल 80 सेज द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा. इसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं बिकॉज सारी स्टेट्स यहाँ पर यूनियन लेवल पे खुद को रिप्रेजेंट करती हैं और मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 250 जिसमें से 238 मेंबर्स स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. और जो बाकी 12 मेंबर्स होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं जिनके पास स्पेशल नॉलेज होती है आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विसेज में. एट प्रेजेंट वी हैव 245 मेंबर्स जिसमें से 229 मेंबर्स स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड द रेस्ट 4 मेंबर्स आर रिप्रेजेंटिंग यूनियन टेरिटरीज़. और जो 238 मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं. 12 मेंबर्स को तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर रहे हैं बट 238 इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं जिनको कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से इलेक्ट किया जाता है. इसका मीनिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग है कि एक स्टेट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली वहाँ से मेंबर्स जाते हैं राज्यसभा के लिए. जैसे कि यूपी स्टेट जो है बहुत बड़ी है और सिक्किम, गोवा ये सब बहुत छोटी हैं तो वहाँ से मेंबर कम जाते हैं, यूपी से ज़्यादा जाते हैं. तो पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है बट इट डज़ नॉट मीन कि हर इलेक्शन से पहले वी विल काउंट द पॉपुलेशन. नो, इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 4th शेड्यूल में एग्जैक्ट नंबर ऑफ मेंबर्स इज गिवन who are to be sent to Rajya Sabha from each state. और बाकी राज्यसभा स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म देता है बिकॉज फेडरलिज्म का मीनिंग होता है कि डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड यूनियन लेवल. और इंडिया में स्टेट्स की भी खुद की पावर्स हैं और कुछ पावर यूनियन की भी हैं तो फेडरलिज्म को ये फॉलो करा रहा है. और ये वॉइस ऑफ स्टेट भी इसको हम बोलते हैं. और कई बार होता है कि राज्यसभा को हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, ना ही हम इसे रिमूव कर सकते हैं ना रिप्लेस कर सकते हैं. कोई लॉ ऐसे नहीं हो सकता है, ना ही कोई लेजिस्लेटिव डिसीजन या फिर एग्जीक्यूटिव डिसीजन इसको रिमूव कर सकता है बिकॉज ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है. डायरेक्टली हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में राज्यसभा गिवन नहीं है बट फेडरलिज्म इज़ गिवन. तो ये भी फेडरलिज्म का पार्ट है तो हम इसको रिप्लेस या रिमूव नहीं कर सकते हैं. और बेसिक स्ट्रक्चर का मीनिंग ये होता है कि यू कैन नॉट टच इट. चेयरमैन जो होता है वो राज्यसभा का हेड होता है लेकिन ये किसी भी स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करता है बिकॉज ये मेंबर ही नहीं होता है हाउस का. क्योंकि कुछ स्टेट्स जो होती हैं वो स्मॉल स्टेट्स होती हैं, स्मॉलर होती हैं. कुछ बड़ी स्टेट होती हैं जैसे यूपी तो ज़्यादा मेंबर होते हैं. तो चांसेस होते हैं कि पार्शियलिटी हो या फिर मेजोरिटी से जहाँ से हो वहाँ ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस कर पाएँ. लेकिन इसीलिए चेयरमैन इम्पार्शियल होते हैं, अनबायस होते हैं ताकि कोई पार्शियलिटी ना हो. जो स्टेट्स के मेंबर ज़्यादा हैं वो उनके पास पावर ज़्यादा ना रहे, सबके पास इक्वल पावर्स रहें. तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही हमारे एक्स ऑफिसर चेयरमैन भी होते हैं. इन केस वाइस प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं उनकी एब्सेंस में डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं जो उनकी ड्यूटीज़ करते हैं. और कभी कभी होता है चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन दोनों ही अपनी ड्यूटीज़ नहीं कर पाते हैं तो उस टाइम पर अ पैनल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज़ अपॉइंटेड. वो वाइस प्रेसिडेंट का जो पैनल चेयरमैन जो अपॉइंट होता है वही इन दोनों के फंक्शंस और ड्यूटीज़ करता है. क्वालिफिकेशंस: सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 30 ईयर्स और उससे अबव एज होनी चाहिए. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना है, ना तो यूनियन टेरिटरी के अंडर होना चाहिए, ना ही यूनियन के अंडर होना चाहिए, ना ही स्टेट के अंडर. अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर भी उनकी कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए. टेन्योर एंड रोल:
परमानेंट हाउस होता है, कभी डिसॉल्व नहीं होता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ एवरी 2 years 1/3 मेंबर्स ओनली रिटायर एंड न्यू आर एडिड। तो सिर्फ 1/3 रिटायर हो रहे हैं, बाकी तो होते ही हैं, तो इसलिए हाउस कभी डिसॉल्व नहीं होता है। और जो मेंबर्स की टर्म होती है वो 6 years होती है। यहाँ पर मेंबर्स की स्टेट्स की वाइड रिप्रेजेंटेशन होती है। मोस्टली सभी बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, बट मनी बिल नहीं हो सकता, बिकॉज मनी बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ इंडिया। तो उसकी पावर्स भी डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल के पास होती हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स के पास होती हैं, डेट इज़ लोकसभा में के जो मेंबर होते हैं उनके पास। और राज्यसभा जो है वो चेक्स एंड बैलेंसेस भी रखता है लोकसभा पे। तो राज्यसभा किसी भी वे में लोकसभा से वीकर तो नहीं है, बट इन केस ऑफ मनी बिल इट इज़। बाकी बोथ आर सेम, दोनों के पास सेम पावर्स होती हैं, सेम फंक्शंस हैं। लोकसभा का कंपोजिशन दिया हुआ है आर्टिकल 81 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 हो सकती है। 530 मेंबर्स जो होते हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, 20 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बाकी के 2 मेंबर्स हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ होते हैं। एंड प्रेसिडेंट नॉमिनेट दैम इफ़ ही फेल्स देयर इज़ नो सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन, और इट इज़ गिवन इन आर्टिकल 331 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है, यहाँ पर सारे मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं जनरल इलेक्शंस में। तो ये हाउस लोअर ज़रूर है, लेकिन ये स्ट्रॉन्गर ही है राज्यसभा से, जो कि हमारे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो इसी हाउस को रिस्पॉन्सिबल होता है। बिकॉज हमारा एक प्रिंसिपल है आर्टिकल 75 में इट इज़ गिवन, एग्जीक्यूटिव इज़ रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। टर्म ऑफ लोकसभा इज़ 5 years, और मेंबर्स की टर्म भी 5 years ही होती है। लोकसभा की टर्म 5 years से कम भी हो सकती है, और इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। कम होती है जब मेजोरिटी इंजॉय नहीं करते हैं, तब वो खुद ही फॉलो हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है लोकसभा उस टाइम पे। और टर्म एक्सटेंड हो सकती है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, बाय 1 year इसको एक्सटेंड किया जा सकता है इमरजेंसी के टाइम पे। और ऑल्सो जब इमरजेंसी लगी थी 1975 में, उस टाइम पर 42nd अमेंडमेंट 1976 में ये बोला गया था कि लोकसभा की जो टर्म होगी अब से 6 years होगी, लेकिन वो अभी भी 5 years है, बिकॉज उसके बाद 44th अमेंडमेंट 1978 आई थी, जिसमें कि बोला गया था कि जो टर्म है वो 5 years ही रहेगी, इट वोंट गो टू 6 years। उसको फिर से रिड्यूस कर दिया गया था। स्पीकर जो होते हैं वो हेड होते हैं, मतलब प्रेजाइडिंग ऑफिसर होते हैं लोकसभा के, उनके पास बहुत सी पावर्स होती हैं। आर्टिकल 93 के अंडर स्पीकर का फंक्शंस और पावर्स गिवन है, और ये लोकसभा के मेंबर होते हैं। जैसे कि राज्यसभा में चेयरमैन मेंबर नहीं होते थे, लेकिन लोकसभा के केस में स्पीकर मेंबर होते हैं, और ये ही मनी बिल को सर्टिफाई करते हैं। और इनके पास और भी बहुत सारी पावर्स होती हैं। जो स्पीकर होते हैं, हमारे डेप्यूटी स्पीकर भी होते हैं, और स्पीकर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और डेप्यूटी स्पीकर को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। और स्पीकर के पास वोट ऑफ टाई होता है, और यही हमारे हाउस में जब मनी बिल पास होता है तो यही मनी बिल को सर्टिफाई भी करते हैं। मनी बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, वो भी प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट के बाद। लोकसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर होती है मनी बिल को लेके, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, मनी बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ इंडिया, एंड द पीपल ऑफ इंडिया ने ही लोकसभा के मेंबर्स को डायरेक्टली इलेक्ट किया होता है, इसलिए ज़्यादा पावर्स होती हैं उनके पास। और राज्यसभा जो है मनी बिल को 14 days तक अपने पास रख सकती है, और उसके बाद भी अगर वो रिटर्न ना करे देन इट इज़ डीम्ड टू बी पास्ड। लेकिन और राज्यसभा 14 days के अंदर इसे वापस भी कर सकती है रिकन्सिडरेशन के लिए, लेकिन ये लोकसभा की डिस्क्रिशन है, वो उसको रिकन्सिडर करती है कि नहीं करती है। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको हम सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी बोलते हैं, आर्टिकल 74 में इसका कंपोजिशन गिवन है। इस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। हेड इसके प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। पहले होता था ये प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस करते थे इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज़, बट आफ्टर 42nd अमेंडमेंट 1976 ये एड और एडवाइस प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होती हैं। मीन्स कि ही शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस, उसकी चॉइस नहीं होती है, प्रेसिडेंट को वो करना ही होता है।
जैसे प्रेसिडेंट के में भी दिया हुआ है, प्रेसिडेंट की फंक्शंस अपने अगर वो एक्सरसाइज करता है, ही वुड एक्सरसाइज हिज फंक्शंस इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो वो यही है कि वो जो एड एडवाइस करेंगे वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होती है।